Let's continue on our corporate account, unit 2, valuation of goodwill. पहले लेक्चर में हमने गुडविल की डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल और जूओलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कंप्लीट किया। अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थियरी पोर्शन है जो प्रैक्टिकल्स में आपको काम लग सकता है कि गुडविल की मेथड्स कौन सी है, कैलकुलेट कैसे करना है, कौन से फैक्टर को कंसीडर करना है, कौन से फैक्टर को कंसीडर नहीं करना, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। देखते हैं गुडविल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गुडविल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सीधी बात है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट जो रिवाइज हो चुका है, आपने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा हुआ है। Goodwill should be recognized in the book only when some consideration in money or money worth has been paid for it। समझ में आया? याद रखना है कि गुडविल को रिकॉर्ड तभी करना है जब तुमने उसके बदले में कुछ न कुछ कंसीडरेशन में पे आउट किया है। Whenever a business is acquired for a price which is excess the value of net asset, the excess should be termed as a goodwill। यानी जो आपने ज्यादा का, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि आपका असेट लायबिलिटी का डिफरेंस होता था 10 लाख रुपए का, अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो 10,52,000 रुपए, इसका मतलब 52,000 का आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो द एक्सेस ऑफ नेट असेट ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर? ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में रिकॉर्ड कैसे करना है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इन केस ऑफ एमालगमेशन। पढ़ाओगे तुम TY में 5th सेमिस्टर में पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो पेरा 19 एंड 20 क्या बोलता है? पेरा 19 मीन्स पैराग्राफ 19, गुडविल अराइजिंग ऑन एमालगमेशन रिप्रेजेंट पेमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इनकम and it is appropriate to treat as an asset to be amortized to income, asset to be amortized to income on a systematic basis over useful life। amortize का मतलब कम करते जाना, अपनी लैंग्वेज में रिटर्न ऑफ करते जाना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पैराग्राफ 19 ऑफ एमालगमेशन के अंदर क्या बताया कि अगर आपने कोई फ्यूचर में इनकम सोच के आपने एडिशनल पेमेंट करा है तो गुडविल को असेट में बताया जाएगा, मगर उसकी जितनी लाइफ है उसके हिसाब से उसको एमोर्टाइज रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। ड्यू टू नेचर ऑफ गुडविल it is frequently difficult to estimate its useful life, such estimation therefore made on prudent basis। किसके बेसिस पे किया जाएगा? कौन से प्रिंसिपल पे? तो जो प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा हुआ है, प्रूडेंट प्रिंसिपल। क्लियर? Accordingly, it is considered appropriate to amortize goodwill for a period not exceeding 5 years, not exceeding 5 years। याद रखना 5 साल से ज्यादा amortize नहीं कर सकते unless somewhat longer period can be justified, जब तक कोई longer period के बारे में कोई explanation नहीं आता। ये पैराग्राफ 19 था। Now come paragraph 20। Paragraph 20 for accounting for amalgamation, factor which may be considered in estimating the useful life of goodwill arising on amalgamation include, यानी जो हमने लाइफ देखी एस्टिमेटेड, वो किसके हिसाब से डिटरमाइन होगी तो बता रहा है। नंबर 1 फॉर इंक्लूड लाइफ ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री, जो बिजनेस में आप हो उसकी लाइफ क्या है। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, चेंज इन डिमांड एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डिमांड और इकोनॉमिक फैक्टर और डिमांड क्या है वो देखी जाएगी। सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ की एम्प्लॉय, कि आपका जो की एम्प्लॉय उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, कितने समय तक काम करेगा। एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने कौन से एक्शन लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लीगलिटी, लीगल मार्केट में क्या चल रहा है, कि लीगल अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर उसकी लाइफ क्या डिसाइड की है। तो ये सब फैक्टर को आप कंसीडर करोगे जब भी तुम गुडविल के अंदर उसकी लाइफ को एक्सपेक्ट करते हो कि कितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हो सकती है। क्लियर?
पहला देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 वो देखा एमालगमेशन के रिलेटेड। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड याद रखना, कौन सा? कंसोलिडेटेड। तो इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, in preparing consolidated financial statement, any excess of the cost to the parents of his investment, consolidated तब बनेगा जब आपकी कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी होगी। ये भी आप टीवाई बीकॉम में पढ़ोगे। एमालगमेशन ऑफ हेल्थ क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी। तो इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मीन्स मेन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। In preparing consolidated balance sheet, any excess to the cost to the parent, parent means holding company, of its investment in subsidiary company over parent's portion of equity of the subsidiary at the date of investment should be described as goodwill। ये तुम पढ़ोगे cost of investment के अंदर। paid up value of paid up value of paid up value of paid up value of holding company plus or minus capital profit or capital loss minus bifurcation of investment। ये तुम डिफरेंस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा तो उसके जो अमाउंट आएगी एक्सेस अमाउंट पॉजिटिव अमाउंट, तो उसको आप बोलोगे गुडविल। या प्रैक्टिकल सीखोगे 5th सेमिस्टर के अंदर। क्लियर? दूसरा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंजिबल असेट। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एन असेट, तो हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एंड पैराग्राफ 49 क्या बताता है, इन सम केस expenditure is incurred to generate economic benefit but it does not result in the creation of intangible asset. Such expenditure is described as a contributing to internally generated goodwill. And internally generated goodwill is not recognized as asset because it is not identifiable source and controlled by the entity that can be। यानी वही बताया कि भाई कितनी बार ऐसा होता है कि ये एक्सपेंस करके आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो आपने वो एक्सपेंडिचर के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्रिएट कर ली, मगर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनल जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज एनीवेयर एज अ असेट इन द बैलेंस शीट। क्लियर? उसको बताना नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के कंडीशन देखी थी हमने, अलग अलग देखी कि भाई गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से कैसी होगी, अगर आप एमालगमेशन में हो तो उसमें क्या होगा, अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी हो तो क्या होगा, नहीं इंटेंजिबल में क्या होगा। चारों चार पॉइंट, चारों चार सेक्शन और चारों चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने इनको स्टडी किया। अब देखते हैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, कौन सी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो ऑलरेडी 11 12 कॉमर्स में बेटा पढ़ चुके हो। सिंपल प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड। गुजराती में बोलूं तो સરેરાશની રીત, ભારિત સરેરાશની રીત, મૂડીકૃત, અધિક નફાનો મૂડીકૃત હોય। સિમ્પલ પ્રોફિટ મેથડ, તો અંડર ધીસ મેથડ the goodwill is valued as follow: goodwill is equal to average future maintainable profit multiply by number of year of purchase, जिसको AFP है। मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपने 12वें में सिंपल पढ़ा था, नफे का सरेराश कर लो, मगर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। ये चीज अब F5 सेकंड ईयर में नया पढ़ोगे, बाकी 12 में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया जाता था तो आप उसका एवरेज निकाल लेते थे, मगर यहाँ पर हमको कैलकुलेट करते सीखना है कि कौन से खर्चे प्लस करने हैं, कौन से खर्चे डिडक्ट करने हैं, ओवर वैल्यूएशन को क्या करना है, अंडर वैल्यूएशन को क्या करना है, रिकरिंग खर्चे को क्या करना है। तो वो सब प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर? देखेंगे आगे थियरी में एफएमपी कैसे ढूंढते उसकी भी थियरी है। सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन એટલે મૂડીકૃત। अंडर दिस मेथड द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज फाउंड। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है, बाय कैपिटलाइजिंग द फ्यूचर। तो देखो वापिस वही है ना, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। किसके हिसाब से निकालोगे तुम, रिटर्न के हिसाब से निकालोगे।
The value of goodwill is the difference between values of found and actual capital employed. Capital employed means asset minus liability. इसके अंदर भी अलग अलग मेथड है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। तुम पढ़ोगे इसके भी सब में। असेट माइनस लायबिलिटी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिमाग में नहीं है। 12 कॉमर्स में रोकायली मूड़ी कुल मिलकत माइनस कुल जवाबदारी એને કહેવાય રોકાયેલી મૂડી। તો રોકાયેલી મૂડી એટલે एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे ढूंढेंगे, तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहली पॉइंट में ही बताया, आगे हम कैलकुलेट करते सीखेंगे। यानी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो गुडविल कैसे ढूंढेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको माइनस करना है। क्लियर, ये तुम्हारी सेकंड मेथड हुई। थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट, अधिक नफानी पद्धति, ये भी तुमने पढ़ा था। इसके अंदर भी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। अंदर दिस मेथड गुडविल इज बेस्ड ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस। बिजनेस ने कितना प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करा है। अभी सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल है। द टर्म सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट का मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो ये तुम लिख सकते हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज एफएमपी लिख देता हूँ जिसको मैं शॉर्ट में, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज फ्यूचर में से ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। जस्ट वेट। क्लियर, तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट में। तो उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर भी कुछ नया आपको करना नहीं है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका सुपर प्रॉफिट आता है उसको रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया। सब फॉर्मूलाज आपको लर्न करने के, फॉर्मूलाज पे आपका पूरा के पूरा कैलकुलेशन दारोमदार डिपेंड करता है। आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा क्या पूछा है। एंड एन्युइटी मेथड क्या होती है, तो इट इज रीफाइनमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रखना, ये एमसीक्यू में हो सकते हैं कि एन्युइटी क्या है, तो एन्युइटी इज ए रीफाइनमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को रीफाइन, दोबारा जैसे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट buyers will pay now for goodwill only the present value of super profit is calculated at proper rate of interest। यानी ये मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि बायर खरीदने वाला गुडविल का तभी पे करेगा जब उसको प्रेजेंट में सुपर प्रॉफिट से ज्यादा काम होता होगा। क्लियर, इसकी फॉर्मूला है क्या, एवरेज एनुअल। यानी हर जगह तुमको देख लो, जनरली सभी जगह आपको सुपर प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा। तो एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी फैक्टर आपको डायरेक्टली एग्जाम में दियोगे, ढूंढने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 कॉमर्स तक क्या था, डायरेक्टली आपको दे देते थे कि भाई सरेराश नफो आटलो छे, या तो છેલ્લા 5 वर्ष में नफो आटलो छे, तो आपने क्या निकाल लेते थे, एवरेज निकाल लेते थे। मगर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान देना। ये सब थियरी याद रखना, क्योंकि यही चीज प्रैक्टिकल में काम आएगी। जब मैं सम कराऊंगा तो उस टाइम पे मैं वापिस रिपीट नहीं करूंगा। The profit likely to be earned are relevant for valuing goodwill. The estimate of future profit is made on the basis of past profit. While estimating future maintainable, अजू एवरेज नहीं करा है, अभी हम खाली फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। तो अलग अलग साल का फ्यूचर मिलेगा, उसको एवरेज निकालेंगे तो मिल जाएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो क्या बताया, वाइल एस्टिमेटिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो अजू भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है, खाली अभी हम ढूंढ रहे हैं एफएमपी। क्या ढूंढ रहे हैं, एफएमपी, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर, देखो मैं लिख भी देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, एफएमपी। अजू हमने एवरेज नहीं ढूंढा, एवरेज बाद में आएगा। तो कैसे, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 और 5 नॉर्मल ईयर्स विल बी एवरेज।
सिंस एवरेज इज मोर रिलायबल देन सिंगल ईयर प्रॉफिट। सीधी बात है, एक साल के प्रॉफिट लेने के बजाय 4-5 साल का तुम एवरेज ले लो, वो अच्छा रहेगा। द ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसीडर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट विच बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू अर्न इन नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बराबर। नॉर्मल प्रॉफिट की व्याख्या क्या है, नीचे देखेंगे। 10 10 10 10 10 पॉइंट नंबर 1, एनी एबनॉर्मल गेन और लेस शुड बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड, अगर गेन होता है तो भी नहीं लेना है, लॉस होता है तो भी नहीं लेना है। कौन सा? एबनॉर्मल। पहला पॉइंट, द नॉन रिकरिंग रिकरिंग आइटम में कितनी आइटम ऐसी होती है जो बार बार नहीं होती है, जैसे उसको भी नहीं लेना है, जैसे फ्लड, आग लगना, चोरी हो जाना, लिखा हुआ है ना, नेचुरल कैलामिटी, प्रॉफिट ऑफ द लम सम कंपेंसेशन, डैमेज इन लीगल, एबनॉर्मल रिपेयर शुड बी एलिमिनेटेड। समझ में आया? तो अपनों ने ये पहले पॉइंट में दो चीजों को ध्यान दिया। कितनी चीजों को ध्यान दिया? दो चीजों को, कि अगर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको भी नहीं लेना है, और नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं, जो खर्चे बार बार नहीं होते, रिकरिंग नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर? एलिमिनेटेड। पॉइंट नंबर 2, all working expense including interest on debenture depreciation should be provided for. If asset have been revalued, depreciation has been calculated on the basis of revaluation। सीधी बात है ना, जो भी तुम्हारे जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट है, तो जो तुम्हारे रेगुलर खर्चे, वो सब खर्चों को इंक्लूड करना है। यहाँ पे एक असेट की कंडीशन बताई कि अगर आपने कोई अपनी असेट, फिक्स असेट को रीवैल्यू करा है, तो रीवैल्यू करने के बाद जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको देखा जाएगा, क्लियर? पॉइंट नंबर 2, यानी जो अपने एक्सपेंस लेते हैं वो तो लेना ही है। नंबर 3, द इनकम डिराइव फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग असेट शुड बी एक्सक्लूडेड। कौन सी? नॉन ट्रेडिंग। सर नॉन ट्रेडिंग क्या होता है? तो भाई मैंने इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड करा है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डिबेंचर करा है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट स्कीम करा है। तो कॉमन है, मैंने गवर्नमेंट में करा है, इसका मतलब वहां पे मेरा रिटर्न फिक्स है, वहां पे मैं ट्रेड नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इनकम मिलती, कॉमन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गई ना। तो वही बताया कि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर कोई भी जात की इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको भी माइनस कर देना है। किसमें से? प्रॉफिट में से। वो हमारा प्रॉफिट गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। नंबर 4, एनी कैपिटल प्रॉफिट और लॉस और रिसीव और एक्सपेंस इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी एक्सक्लूडेड। जैसे कैपिटल प्रॉफिट क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक मशीन परचेज की, अब मशीन को लिखना होता है असेट में, मगर मैंने भूल से मशीनरी को लिख दिया पीएनएल में, तो ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट भूल से कहाँ लिखा गया? कहाँ लिखा गया? पीएनएल में। तो इसका मतलब उस साल का एक्सपेंस मेरा बहुत ज्यादा हो गया। तो कॉमन अगर इसी कोई गलती करी है तो गलती को सुधारो ना, वो सब चीजों को देखना नहीं है। एनी कैपिटल प्रॉफिट या तो एनी कैपिटल लॉस इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी एक्सक्लूडेड, उसको भी निकाल दो, वो आएगा नहीं। एंड लास्ट वन, all necessary provision for liability such as taxation provision should be made, but but transfer to reserve, dividend equalization fund, sinking fund, debenture redemption fund should not be taken off। प्रोविजन लेने, मगर जो तुम्हारे रिजर्व्स है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू दिस रिजर्व, ट्रांसफर टू दिस रिजर्व, तो ये सब चीजों को प्रॉफिट में इंक्लूड करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट पे या तुम्हारा प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं करेंगे। तो 5 चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी। हो सके तो इसको बुक में नोट डाउन कर लेना, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट पा लो 5 पॉइंट के बारे में जो मैंने बताया, क्योंकि यही चीज चैप्टर की जान है। ये 5 चीज आएगी तो आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढता है, उसके बाद आप इसका एवरेज निकालोगे, क्लियर? अभी एवरेज कैसे निकालना है तो यहाँ भी एकदम शॉर्टकट में ही दिखाया है कि भाई सीधी बात है, हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था, अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है तो आप सिंपल एवरेज से
निकालोगे। अगर आपका बिजनेस खाली कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वहां पे आप सिंपल नहीं वेटेड एवरेज निकालोगे, भारी सरेरा तेजी से करोगे। क्लियर। उसके बाद आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एनआरआर बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, प्रैक्टिकल में तो जरूरत थी क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली दे दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड 20% प्रैक्टिकल में। बट थियरी में आ सकता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न दैट इन्वेस्टर इज जनरली एक्सपेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट करा है तो उसको कुछ ना कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। दिस रेट इज डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बराबर है। ये हर बिजनेस के अंदर कैसा होता है, अलग होता है, सबके रिटर्न की कंडीशन अलग होती है। क्लियर। इट कंप्राइज ऑफ दिस कंपोनेंट। रिटर्न इज जीरो रिस्क लेवल। जीरो रिस्क लेवल का मतलब क्या होता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसको सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि इसमें हम डालेंगे तो इसमें हमको कुछ नुकसान होने वाला ही नहीं, यानी इतना पैसा तो मिनिमम मिलेगा। एडिशनल रिटर्न फॉर बिजनेसेस। एडिशनल रिटर्न का मतलब क्या होता है, द टर्म बिजनेसेस रिफर टू वेरिएबिलिटी यानी चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स। In case of nature business is such that it is more than normal, the investor will expect higher return। सीधी भी तो डिपेंड करता है तुम्हारे सेल्स के चेंजेस पे। उसका बोलते हैं एडिशनल रिटर्न फॉर बिजनेस। दूसरा आता है एडिशनल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल। अब वो बिजनेस रिस्क बोले तो आपको याद रखना है चेंज ड्यू टू चेंज, चेंज ड्यू टू सेल्स, चेंज ड्यू टू सेल्स। मगर फाइनेंशियल बोले तो वहां पर आएगा रिस्क ड्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आपके बिजनेस का माड़खू क्या है। क्लियर। क्लियर। हाँ, the normal rate of return in case of limited company can also be calculated on the basis of dividend paid by the company। कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, मगर ये किसके लिए है, लिमिटेड कंपनी। सीधी बात है ना कि आपने जितना डाला है उसके ऊपर तुमको जितना डिविडेंड मिल रहा है वो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न हो गया। क्लियर। इसकी फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ सेल इनटू 100। एंड लास्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉय। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कुल मिलकत माइनस जवाबदारी, पर आपको ये पता होना चाहिए कुल मिलकत का मतलब क्या होता है। द गुडविल ऑफ बिजनेस depend upon amount of capital. The capital employed for the valuation of goodwill should be calculated from the point of view of shareholder. Capital employed may be expressed as total of share capital and reserve less the amount of non-trading asset। बराबर ने क्या बताइए, एमसीक्यू पूछ सकते। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल शेयर कैपिटल इन रिजर्व ओनर फंड लेस अमाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग असेट। नॉन ट्रेडिंग असेट को माइनस कर दो। इट कैन बी एज सर्टेन बाय एडिंग अप द वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग असेट एंड डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। सीधी बात है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि टोटल असेट जो ट्रेडिंग असेट है उसमें से जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी ने एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली ऊपर है ना। दोनों दो तरीके से कर सकते हैं, मगर हम तो वही चीज सीखेंगे जो हमको सिखाई गई, हमको बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, टोटल असेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। क्लियर। दिस मीन्स अमाउंट ऑफ डिबेंचर लोन्स विल बी एक्सक्लूडेड एंड एनी प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी टेकन। यानी जितनी भी टेंजिबल असेट है इंटेंजिबल असेट है सब देखना, ये ध्यान देना। While valuing goodwill, it is desirable to use average capital employed in place of capital employed। जनरली बताओ एग्जाम में आपको स्पेसिफाई किया होगा कि क्लोजिंग कैपिटल से करना है कि एवरेज से करना है। अगर नथिंग स्पेसिफाई, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो जो क्लोजिंग होगा उसको हम एवरेज एज्यूम कर लेंगे। तो क्या बताए, वाइल वैल्यूइंग गुडविल, जब भी आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हो इट इज डिजायरेबल, ये अच्छा है कि आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय के बदले यूज कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले क्लोजिंग कैपिटल के बदले एवरेज कैपिटल का इस्तेमाल करो। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉय मस्ट such that fairly represent the investment। average capital employed is the average of एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो मैंने बताया ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द एवरेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग एंड एंड, यानी दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो मैंने क्या बताया, इफ द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिगिनिंग इज नॉट गिवन, एवरेज
capital employed can be ascertained by deducting half the profit of the year from capital employed of that year. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% प्रैक्टिकल में आएगा और एमसीक्यू में आएगा। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ढूंढोगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 1/2 and deducting half का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट। क्लियर, समझ में? यहाँ पे तुम्हारा टोटल गुडविल अवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे।